दोस्तों, कई बार हमने हमारे जीवन के फैसलों को बदल देते हैं। ऐसा क्या घटित हुआ? अजीम प्रेम जी बनना कुछ और चाहते थे। कौन सी ऐसी घटना उनके जीवन में घटित हुई जिनके कारण उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा? चलिए दोस्तों, शुरुआत एक अनंत यात्रा की। 11 अगस्त 1966 की बात है। वह अल्प किशोर व्यक्ति अजीम जी गंभीरता से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। प्रत्येक सत्र की परीक्षा से पहले अनेक पूर्व परीक्षाएं आयोजित की जाती थी। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में परीक्षाओं की कोई कमी नहीं थी। ग्रीष्मकालीन परीक्षाएं, शीतकालीन परीक्षाएं, तिमाही परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, न जाने कितनी परीक्षाएं, और इसके पश्चात सत्र की परीक्षाएं। विद्यार्थियों के लिए वास्तव में वाटरलू के संग्राम के समान ही कम न थे। विद्यार्थियों को थोड़ा भी सोचने का समय न मिल पाता। और यह एक ऐसी संस्था है जो अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखती है। विश्व भर से तमाम आए हुए विद्यार्थी शिखर का स्थान ग्रहण करने के लिए उन सभी पर स्पर्धाओं में लगे रहते हैं, और इसी कारण प्रत्येक परीक्षा उतनी ही कठिन और महत्वपूर्ण होती है। अजीम जी को अपनी दक्षता और प्रतिभा के बारे में पूर्ण जानकारी थी। उसने अपने सहपाठियों को अत्यंत मेधावी से लेकर बैक बेंचर तक और शरारती तक 5 स्तरों में बांटा हुआ था। इन 5 स्तरों में से प्रेम जी ने हमेशा सर्वोत्तम स्तर पर आने का लक्ष्य बना रखा था। हालांकि वे उच्च स्थान पर प्राप्त करने में सक्षम न रहे, फिर भी उन्होंने हमेशा यह ध्यान रखा कि वह औसत श्रेणी प्राप्त न करें। देखिए, यहाँ इस जगह पर प्रेम जी के जीवन की वह रोचक यात्रा हम आपके सम्मुख पेश करना चाहते हैं। पाठ्य चर्चा में न केवल इंजीनियरिंग वर्ग के विषय थे, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन कौशल के बारे में भी पढ़ाया जाता था और अन्य विभिन्न संस्कृति से भी उन्हें अवगत कराया जाता था। इससे अजीम काफ़ी प्रभावित हुए और उसमें उन्होंने तात्कालिक रुचि ली। बच्चों को किताबी कीड़ा बनाने की अपेक्षा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें खेलों में, अध्ययन और अनुसंधानों में भाग लेने और व्यापार, उद्यमिता एवं इस प्रकार की अन्य अनेक तमाम ऐसी गतिविधियों में ज्ञान अर्जन करने को अधिक बढ़ावा दिया। यही कारण है दोस्तों कि आमतौर पर सफल पाए गए और सफल हो रहे कारोबारियों में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के उत्पाद ज़्यादा मिलते हैं। केवल अमेरिका में ही नहीं, अपितु विश्व में कहीं भी अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं सफल उद्यमियों की सूची में अवश्य ही उन विद्यार्थियों के नाम शामिल रहते हैं जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पास किए होते हैं। अजीम प्रेम जी के खून में ही कारोबार के लिए प्राकृतिक तौर पर रुचि एवं विदग्धता के विद्यमान थे, परंतु उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। उनका एकमात्र लक्ष्य अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना और उच्च स्थान से उत्तीर्ण होना था। उनकी एकमात्र रुचि यही थी। वे अपने उस परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे थे जो अगले कुछ महीनों में होने वाली थी। इस परीक्षा को पास करते ही उन्हें निश्चित तौर से किसी अच्छी कंपनी में काफ़ी अच्छी नौकरी मिलना भी तय था, और इस नौकरी से प्राप्त अनुभव के आधार पर वे भारत वापस लौटने की योजना बना रहे थे। उसी दिन जब ये सारे कार्य कर रहे हैं, वह अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और उसी दिन क्या घटना घटित हुई दोस्तों, देखिएगा। और उसी दिन की एक टेलीफोन कॉल से उनके स्वप्न और उनकी योजनाएं सब अस्त व्यस्त हो गई। कॉल निश्चित तौर पर भारत से आई थी और वह बहुत तात्कालिक थे। प्रेम जी हतोत्साहित हो गए और कॉल का उत्तर देने के लिए दौड़े। टेलीग्रामों की तरह ही अधिकांश ट्रंक कॉलों में केवल दहलाने वाली अशम प्रेम जी की अचानक मृत्यु की खबर प्राप्त हुई। उनका निधन हृदय का दौरा पड़ने के कारण हुआ था। अजीम जी की माता जी गुलबानो, जिन्होंने यह खबर उन्हें दी थी, ने उन्हें तुरंत भारत बुलाया। इस दहला देने वाले समाचार को सुनने के बाद अजीम जी किसी भी हालत में घर वापस ही जाना चाहते थे। अध्ययन एवं परीक्षाएं बाद में होती रहेगी। उन्हें यह पता था कि घर पर गंभीर जिम्मेदारियां उनका इंतजार कर रही थी, और उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि उन्होंने किस तरह से अपनी भारत यात्रा की तैयारी की। उन्हें ऐसा लगा मानो ये सब कुछ एक केवल मात्र स्वप्न है,
और वे इस स्वप्न की समाप्ति और इस बुरे स्वप्न से जागने की प्रार्थना करने लगे। परंतु इस संकट काल में और सभी व्यस्तताओं के बीच में उनके मस्तिष्क में स्पष्ट ही था कि कुछ एक महीनों में पारिवारिक मुद्दों से निपट जाने के बाद वे स्टैनफोर्ड वापस चले जाएंगे और अपनी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को जारी रखेंगे। उन्हें यह पता था कि यदि उन्होंने अपनी डिग्री पूरी नहीं की तो उनके सभी कठिन कार्यों एवं प्रयासों का कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा। हशम प्रेमजी की भी यही इच्छा थी। उनके पिताजी की भी यही इच्छा थी कि अजीम प्रेमजी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करें। इस तरह यदि अजीम प्रेमजी डिग्री प्राप्त करते तो वे अपने पिता के सपनों को साकार करने में सक्षम होंगे। इसी तनाव भरी परिस्थिति में अजीम ने भारत की यात्रा की। उनके मस्तिष्क में उत्तेजक और मिश्रित विचार आने लगे। दो चीज़ें ऐसी थीं जिनके बारे में वो उस समय कुछ नहीं जानते थे। पहला यह कि यद्यपि उन्हें पता था कि वे अपने पिता की इच्छा के मुताबिक इंजीनियर अर्थात स्नातक तो अवश्य बन ही जाएंगे, लेकिन उन्हें इस इच्छा को पूरा करने के लिए 25 वर्ष तक इंतजार करना होगा। दूसरी इच्छा प्रथम इच्छा से अधिक महत्वपूर्ण थी। अजीम प्रेमजी के लिए प्रतीक्षा कर रही जिम्मेदारियों और चुनौतियों का आयाम इतना विस्तृत था कि उन्होंने उनके बारे में कभी स्वप्न में भी कभी सोचा न होगा। संक्षेप में यदि कहा जाए तो उन्हें इतना बड़ा भार सहन करना पड़ा जो उनकी उम्र से विषम था, क्योंकि उनकी उम्र अभी 21 वर्ष की थी, मात्र 21 वर्ष, और उन्होंने न तो अपनी शिक्षा पूरी की थी और न ही उन्हें अपने जीवन का कोई अनुभव था। दोस्तों, यहाँ इस जगह पर हमारा जो हिस्सा था कि जिसे हमने किस प्रकार से अंतिम यात्रा की ओर से लेकर अनंत यात्रा की ओर, मतलब उनके जीवन का जो जीवनचर्या थी, उस जीवनचर्या की शुरुआत उन्होंने किस प्रकार से की, उसे हमने प्रकट किया। दोस्तों, हमने अब तक तो देख लिया कि अजीम प्रेमजी ने किन हालातों में क्या पाना था और क्या वे हो गए। दोस्तों, अब तक हम सभी ने देखा कि अजीम प्रेमजी को बनना क्या था और क्या बन गए। अब देखिएगा आगे कि उन्होंने अपने पापा के जो सपने थे उन सपनों को कैसा पूरा किया और विप्रो का जन्म कैसे हुआ। आखिरकार ये विप्रो है कहाँ? महाराष्ट्र के सुदूर क्षेत्र में एक छोटा सा गांव। अभी भी कुछ मूलभूत सुविधाएं वहाँ आने लगी। हजारों गांवों में से एक है और जिसके बारे में देश के अन्य भागों में पता भी नहीं होगा। अमलनेर मुंबई शहर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर बोरी नदी के किनारे पर बसा एक गांव। हम में से अधिकांश ने इस गांव के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति किन्हीं कारणों से इस गांव का दौरा करना चाहे तो यात्रा आसान नहीं होगी, क्योंकि न तो हवाई जहाज, रेलगाड़ी या बस जैसा कोई परिवहन यहाँ उपलब्ध ही नहीं है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति किसी तरह से बैलगाड़ी जैसे किसी साधन द्वारा गांव में पहुंच भी जाता है तो उसे अमलनेर लुभावना नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ग्रामीण लोग काफ़ी सीधे साधे होते हैं। उनकी जीवन शैली अत्यंत उबाऊ एवं सामान्य होती है, जिसमें किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं है। आज भी अमलनेर वैसा का वैसा ही है। सन 1940 के मध्य में मोहम्मद हुसैन प्रेमजी अपने कारखाने का निर्माण करने के लिए जहां उपयुक्त स्थानों की खोज कर रहे थे और उन्होंने इसके लिए काफ़ी स्थानों का निरीक्षण किया और अंत में अमलनेर का चयन किया। एमएच प्रेमजी ने अमलनेर में खोली जाने वाली फैक्ट्री में वनस्पति तेल का निर्माण करने की योजना बनाई। इसके सामान्य नाम वनस्पति की अपेक्षा इसके विशेष नाम अर्थात डालडा से अधिक आसानी से समझा जाएगा। वनस्पति जो एक वनस्पति तेल है की संरचना अधिकतर घी की तरह से है। प्रायः इसे बुनियादी अवयव के रूप में ताड़ के तेल से तैयार किया जाता है। घी की तुलना में वनस्पति की कीमत काफ़ी कम होती है, परंतु स्वाद पूरी तरह से घी के जैसा होता है। इसे गरीब आदमियों का घी कहा जाने लगा, क्योंकि असली घी की कीमत कम आय वर्ग के लोगों के सामर्थ्य में नहीं थी। तब तक श्वेत क्रांति आरंभ नहीं हुई थी
और उस समय तक लोगों को अविन एवं अमूल घी का पता भी नहीं था। वनस्पति यह जो शब्द है ये बोधगम्य है, परंतु डालडा डालडा यह क्या है? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड अपने उत्पादों में से एक उत्पाद वनस्पति का निर्माण करना चाहता था और इसलिए उसने इसके निर्माण के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी का आयात हॉलैंड स्थित कंपनी डालडा से किया। हिंदुस्तानी कंपनी ने लीवर्स को निर्दिष्ट करने के लिए इसमें ल शब्द जोड़ दिया। मतलब पहले हॉलैंड स्थित जो कंपनी थी वह थी डालडा के, और लेकिन हिंदुस्तान कंपनी लीवर्स ने अपना निर्दिष्ट करने के लिए ल शब्द जोड़ दिया, लीवर्स का एल आ गया और जिससे इसका नाम डालडा पड़ गया। ब्रांड नामक डालडा लोकप्रिय हो जाने के पश्चात लोग इसके मौलिक नाम वनस्पति को भूल गए और इसे डालडा कहने लगे। आज भी डालडा बाजार में उपलब्ध है, परंतु इसे अब हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा निर्मित नहीं किया जा रहा है। यदि वनस्पति लोगों के लिए उपयोगी है तो इसे मेरी कंपनी में भी क्यों न निर्मित किया जाए, इसे केवल हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ही क्यों निर्मित करें, ऐसा प्रेम जी ने सोचा। प्रेम जी शिया मुस्लिम समुदाय परिवार के हैं। उनके पूर्वज जो बर्मा के निवासी थे बाद में गुजरात में स्थापित हो गए थे। वे बर्मा से चावल के व्यापारी थे और उन्होंने जीवन में संघर्ष झेला था। अजीम प्रेम जी के दादा भारत के महत्वपूर्ण चावल व्यापारियों में से एक थे। उनके पुत्र एम.एच. प्रेम जी ने पारिवारिक व्यापार में हाथ बटाकर अपने पिता की मदद की, लेकिन बात जब 1945 की चलती है तब अंग्रेज शासन भारत पर राज कर रहे थे और तब उन्होंने अनेक नीतियां चलाई और इन नीतियों ने छोटे एवं बड़े दोनों पैमानों के चावल व्यापारियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इसमें एम.एच. प्रेम जी को अन्य व्यापार का विकल्प चुनने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। तभी उन्होंने वनस्पति का निर्माण करने का निश्चय किया। सन 1945 के अंत में अर्थात 19 दिसंबर एम.एच. प्रेम जी ने पश्चिम भारत वनस्पति उत्पाद लिमिटेड वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी की स्थापना की। कंपनी बम्बई मतलब आज की बॉम्बे जिसे कहते हैं मुंबई में पंजीकृत की गई और उसने अमलनेर के कारखाना स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। एम.एच. प्रेम जी ने आरंभ में एक छोटा सा कारखाना शुरू करने की योजना बनाई। इसका उद्देश्य स्थानीय किसानों से आवश्यक वानस्पतिक उत्पाद उपलब्ध कराना और वनस्पति का निर्माण करना था। प्रेम जी ने उन वनस्पति तेल के उत्पादों को बेचने की योजना बनाई जो केवल भारत के पश्चिमी राज्यों में निर्मित किए जाते थे और इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम पश्चिम भारत वनस्पति उत्पाद लिमिटेड रखा। सन 1946 में उनके अमलनेर कारखाने का कार्य करना आरंभ कर दिया। जब कंपनी ने उन अन्य उत्पादों जो प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त नहीं किए जाते थे बिक्री करना शुरू कर दिया तो वनस्पति शब्द कंपनी से अलग कर दिया गया और इसका नाम पश्चिम भारत उत्पाद लिमिटेड वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स लिमिटेड ही रह गया। जब अजीम प्रेम जी ने अपने पिता के मृत्यु के पश्चात कंपनी की बागडोर संभाली तो वे इस नाम से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने यह महसूस किया कि यदि कंपनी का नाम एक उपन्यास की तरह से लंबा हो तो उसे लोगों के दिमाग में याद रहना कठिन हो सकता है और इसलिए उन्होंने वेस्टर्न से डब्ल्यू, इंडिया से आई एवं उत्पाद से प्रो शब्द का चयन किया और इसका नामकरण हुआ विप्रो। और इस नाम को बदलने के बाद कंपनी का नाम सारे भारत और विदेश में प्रचलित होने के लिए आसानी हो गई। यद्यपि विप्रो एम.एच. प्रेम जी की कंपनी का एक छोटा सा प्रारूप था और इसे सन 1977 में शुरू किया गया था, परंतु असमंजसता दूर करने के लिए अब आगे पुस्तक में विप्रो के नाम का प्रयोग करना सुविधाजनक ही होगा क्योंकि आगे जितना भी कार्य होगा वह विप्रो के नाम से ही प्राप्त होगा। और इस प्रकार विप्रो की शुरुआत सन 1945 में हुई। दूसरे ही वर्ष फरवरी मार्च के महीनों में यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। यहाँ पर यह बताना भी जरूरी होगा दोस्तों कि विप्रो उन शुरुआती कंपनियों में से एक है जिसे भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत किया गया था। विप्रो के 17,000 शेयर 100 रुपये प्रति शेयर के मूल्य से जारी किए गए थे, जिनमें से आधे शेयर कंपनी के डायरेक्टरों को दे दिए गए थे, बाकी बचे शेयर आम जनता द्वारा खरीदे गए थे।
ये अधिकांश लोग अमलनेर गांव के ही थे और काफ़ी गरीब थे। उस जमाने में उनके लिए 100 रुपये भी बहुत मायने रखते थे। फिर भी उनमें से अनेक ने विप्रो के शेयरों में निवेश किया और इस प्रकार के निवेश के पीछे एक भावनात्मक कारण भी था। विप्रो के संस्थापक एमएच प्रेमजी ने अपने कारखानों के लिए स्थानीय किसानों की कृषि उपज को अच्छे दामों में खरीदा था और इसके अतिरिक्त अनेक ग्रामीणों को उनके कारखानों में उन्होंने नौकरी के अवसर भी प्राप्त करवा दिए। कई छोटे व्यापारियों को भी उनकी कंपनी के उत्पादों को खरीदने और उन्हें फुटकर रूप से बेचने से फायदा पहुंचा। प्रेमजी द्वारा किए गए इन सद्भावना प्रदर्शनों से ग्रामीण लोगों के दिलों में उनके प्रति आदर प्राप्त हो गया। वे उन्हें काफी रूप से चाहने लगे और वे उन्हें मोहम्मद सेठ कहकर सम्मान प्रदर्शित करते थे। जब विप्रो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनी तब अमलनेर के अनेक व्यक्ति शेयर बाजार के बारे में कुछ नहीं जानते थे, परंतु उन्हें मोहम्मद सेठ में काफ़ी विश्वास था। वे जानते थे कि उन्होंने गांव की भलाई के लिए काफ़ी कुछ किया है और इसलिए वे कंपनी के शेयरों को खरीदकर उनके प्रति अपना आदर प्रदर्शित करना चाहते थे और इसीलिए अमलनेर के काफ़ी ग्रामवासियों ने अपनी छोटी सी आय से यथासंभव शेयर खरीद लिए। कुछ एक लोग केवल 5 या 10 ही शेयर खरीद सके। कुछ एक ने वे शेयर विप्रो कंपनी से उपहार स्वरूप प्राप्त कर लिए, परंतु अधिकांश लोग ये समझ ही नहीं पाए कि आखिर वे इन शेयरों से करें तो क्या करें। उन्हें अपने घरों में संभाल कर रख दिया और अपने नियमित काम में जुट गए और इस तरह कुछ एक शेयरों को छोड़कर शेयरों की अधिकांश संख्या स्वयं प्रेमजी के पारिवारिक सदस्यों द्वारा ही खरीदी गई थी और इसलिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने के बाद भी यह एक पारिवारिक कंपनी की तरह ही काम कर रही थी। सन 1947 में जब अमलनेर में विप्रो कंपनी सक्रिय रूप से कार्य कर रही थी तभी भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और मुस्लिमों की ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से पाकिस्तान को एक अलग देश का दर्जा दे दिया गया। सारा राष्ट्र भारत एवं पाकिस्तान के बंटवारे के कारण एक तनावपूर्ण वातावरण से गुजर रहा था। अधिकांश मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गए और वहां के अधिकांश हिंदू भारत चले आए और ऐसी कठिन परिस्थितियों के बीच मोहम्मद अली जिन्ना ने एमएच प्रेमजी को पाकिस्तान में रहने के लिए आमंत्रित किया। एमएच प्रेमजी भारत में मुस्लिम समुदाय के लोकप्रिय अति विशिष्ट व्यक्तियों में अर्थात वीआईपीओ में से एक थे। जिन्ना वरिष्ठ प्रेमजी को अपनी नवनिर्मित सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर नियुक्त करने की योजना बना रहे थे, परंतु प्रेमजी पाकिस्तान जाने के इच्छुक नहीं थे। उन्हें ये मालूम था कि भारत ही उनका घर है और इसलिए उन्होंने भारत में ही रहने का निर्णय कर लिया और विनम्रता से जिन्ना के आमंत्रण को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। विप्रो द्वारा अमलनेर में निर्मित वनस्पति एवं खाना बनाने का तेल जैसी उत्पाद किसान सनफ्लावर एवं कैमल नामों से बेचे जाते थे। इनके अलावा विप्रो में 787 के नाम से कपड़े धोने का साबुन भी निर्मित किया जाता था, परंतु वनस्पति का निर्माण करने वाली कंपनी विप्रो ने कपड़े धोने का साबुन बनाना क्यों शुरू किया जबकि इसका उससे कोई संबंध नहीं था। इससे कोई छुपी बात नहीं है। कपड़े धोने का साबुन बनाने के लिए जिस प्रमुख अवयव की जरूरत होती है वह वनस्पति तेल के निर्माण के दौरान एक गौण उत्पाद के रूप में मिल जाता है और इसीलिए विप्रो ने इस गौण उत्पाद का भी साबुन निर्माण के लिए भरपूर प्रयोग किया। अपने पिता की तरह ही अजीम प्रेमजी के पास भी व्यापार के अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्भुत साहस था और इसी साहस की वजह से उन्हें विप्रो को दूसरे स्तर तक ले जाने में मदद मिली। जब विप्रो कारखाने ने पूर्ण रूप से अमलनेर में अपना काम करना शुरू किया तभी एमएच प्रेमजी का पूरा परिवार मुंबई में बस गया। उनकी पत्नी कुलबानू प्रेमजी डॉक्टरी का अध्ययन करने वाली बहुत कम महिलाओं में से एक थे, किंतु उन्होंने अभी डॉक्टर के रूप में कार्य नहीं किया क्योंकि उनके पति हमेशा अपने कारोबार में व्यस्त रहते थे और इसलिए उन्हें अकेले ही 4 बच्चों के परिवार को संभालना पड़ता था। अजीम प्रेमजी चारों में से सबसे छोटे लड़के थे। उनका जन्म 24 जुलाई 1945 को विप्रो कंपनी के प्रारंभ होने से केवल कुछ महीने पहले ही हुआ था। 4 बच्चों में अजीम बचपन से ही अपनी मां के दुलारे थे। उनके जन्म से ही पहले ही अजीम परिवार धनाढ्य के हिसाब से काफ़ी समृद्ध था।
परंतु उनके माता पिता हमेशा इस बात का ध्यान रखा करते थे कि कहीं विलासप्रिय जीवन की वजह से उनके बच्चे बर्बाद न हो जाएं। और परिणाम स्वरूप अजीम का परिवार लालन पालन मध्यम वर्गीय परिवार के साथ हुआ, बच्चों की तरह हुआ। पैसे और कठिन कार्य की कीमत बचपन से उनके मस्तिष्क में बिठा दी गई। आज तक न प्रेम जी ने और न ही उनकी कंपनी ने पैसों को कभी फिजूल खर्चा से या बिना औचित्य के खर्च किया। वे इस सिद्धांत के दृढ़ आग्रही रहे। उनके बचपन के दिनों में मितव्ययिता के बारे में बोए गए बीज का ये परिणाम था। अजीम प्रेम जी की पढ़ाई मुंबई के सेंट मेरी स्कूल में हुई। इस स्कूल में समाज के सभी वर्गों के बच्चे पढ़ते थे और इसीलिए अजीम को मैले कुचैले, धनी और गरीब रेखा से नीचे तक के सभी बच्चों के साथ मिलने जुलने का अवसर प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी बात यह थी कि अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान और दिलचस्पी रखते थे। वे न केवल विद्यार्थियों के शैक्षणिक निष्पादन का ध्यान रखते थे, बल्कि उनके चरित्र पर शारीरिक योग्यताओं, खेलों और दूसरों के साथ सहानुभूति प्रकट करने जैसे गुणों को भी विकसित किया करते थे, संगठित किया करते थे। और इसके फलस्वरूप प्रत्येक अध्यापक अपने विद्यार्थियों के साथ अधिक से अधिक समय बिताता था और उनके सकारात्मक नकारात्मक गुणों की पहचान करता था। इससे उन्हें अपने विद्यार्थियों को तदनुसार प्रशिक्षित भी करने में सहायता मिलती है। और यहाँ यह बताना भी जरूरी निश्चित होगा कि अजीम प्रेम जी ने अपने बाद के दिनों में कहा था कि मेरे सभी अध्यापकों का उत्कृष्ट स्वभाव था। उनके मार्गदर्शन में अध्ययन करना मेरे लिए एक वरदान ही था। परंतु ये टिप्पणियां उनके बाद के जीवन की अवस्था में आई अनुभूतियों के परिणाम स्वरूप की गई थी। बचपन में अजीम अध्ययन एवं परीक्षाओं में रुचि नहीं रखते थे। उनकी की पूरी ऊर्जा और समझ आम बच्चों की तरह शरारतों और नटखट बर्ताव में लग जाती थी। उन्हें उनकी शरारतों के कारण बहुत सजा मिलती रही। विद्यार्थियों को उनकी ओछी गलतियों के लिए घुटनों के बल नीचे बिठा दिया जाता था और बुरे बर्ताव के लिए कक्षा से बाहर भी कर दिया जाता था। अजीम बार बार कक्षा के अंदर बाहर जाने से ही तंग आ चुके थे और इसीलिए सुबह सुबह जो ही वे बिस्तर से उठते, उन्होंने अपने प्रातःकालीन प्रार्थना में ईश्वर से विशेष अनुरोध करना शुरू कर दिया। हे ईश्वर, इतनी वर्षा कर दे कि चारों ओर बाढ़ ही बाढ़ आ जाए और मेरा स्कूल बंद हो जाए। ईश्वर से की जाने वाली उनकी यह पक्की प्रार्थना थी। एक अवस्था के बाद उनकी शरारतों और नटखटपन में धीरे धीरे कमी आ गई और वे एक सौम्य व्यक्ति बन गए। उन्होंने अपने अध्ययन पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया। अध्ययन के अलावा अजीम प्रेम जी जो एक नई रुचि पैदा हुई, वह थी अपने दोस्तों के साथ नए नए स्थानों पर जाना और भ्रमण करना और प्राकृतिक वातावरण में विशेष तौर पर समय बिताना। तदनुसार वे मुंबई के निकट महाबलेश्वर, जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, का दौरा करना वो पसंद करते थे। वे अक्सर ही अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाया करते थे और लंबी दूरी तक पैदल निकल पड़ते थे। अपने दोस्तों के साथ छोटे एवं बड़े पर्यटन स्थलों का दौरा करने की आदत उनकी तीव्रता से बढ़ती गई। उनका अधिकांश खाली समय बांद्रा के और जुहू के तट पर बीतता था। अपने स्कूली अध्ययन के समापन के बाद अजीम प्रेम जी ने सेंट जोवियर कॉलेज में अपना प्रवेश लिया। अंतस्नातक अध्ययन में उन्होंने विज्ञान शाखा को चुना, परंतु अपने कॉलेज के दिनों में वे विज्ञान पढ़ने की बजाय क्रिकेट खेलना पसंद करते थे। वे काफ़ी देर तक क्रिकेट खेलते रहे और वे बॉलिंग में भी काफ़ी अच्छे थे। एमएच प्रेम जी जो अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे, उन्होंने उन्हें यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने का निर्णय लिया और उनकी इच्छा थी कि उनके पश्चात अजीम प्रेम जी विप्रो को संभालें। हालांकि उस समय तक उन्होंने अपने इस इरादे का खुलासा नहीं किया। उन्हें यह मालूम था कि कंपनी या कारखाने के प्रशासन के लिए अजीम को भी तैयार करने का पहला प्रयास होगा, उन्हें स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग में भर्ती करना। अजीम प्रेम जी ने स्वयं ही कहा कि मुझे इंजीनियरिंग पढ़ने में कोई विशेष रुचि नहीं थी। मुझे सौंपे गए इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के अलावा मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं था।
और इसी कारण से मैं अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान और तत्पश्चात भी अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाया। और इसी तरह अजीम जो उच्च अध्ययन के लिए विदेश गए थे कि वहाँ हमेशा के लिए ठहरने की इच्छा नहीं थी। वास्तव में उन्होंने कभी भी इस बारे में सोचा नहीं था कि उनका भविष्य क्या और कैसा होगा। उनके पिता की भी यही इच्छा थी कि वे अमेरिका में अध्ययन करें। हमेशा की तरह अजीम प्रेमजी ने इसे साहसिक भ्रमण कार्यों का एक दूसरा अनुभव समझा। अपने कुछ मित्रों के साथ वे विश्व भ्रमण के लिए निकल पड़े। लघु विश्व भ्रमण ने उन्हें स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पहुंचा दिया। स्टैनफोर्ड की अपनी कक्षा के साथियों की तुलना में प्रेम जी पाठ्यक्रम के हिसाब से पीछे थे। उनकी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने आधा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था और वे उनसे काफ़ी आगे पहुंच चुके थे। अजीम प्रेम जी को वे पाठ अपने प्रोफेसरों को और कक्षाओं के साथियों के साथ चर्चा करके पूरे करने थे। उन्हें संबंधित किताबें भी ढूंढने थे। साथ ही उन्हें नियमित कक्षाओं में भी भाग लेना जरूरी था। उन्हें चैन तभी मिल सकता था जब वे अधूरे पिछले कार्य पूरा कर ले। मतलब तय है कि यहाँ इस जगह पर आपको और एक परामर्श मिल रहा है कि हमें हमारे कामों को पेंडिंग नहीं रखना है और अपनी कक्षा के साथियों की बराबरी में वो आ जाएं। तत्पश्चात उन्होंने धीरे धीरे पाठों को पूरा करना प्रारंभ कर लिया। प्रेम जी कहते हैं कि मैंने स्टैनफोर्ड में कठिन परिश्रम किया, मैंने खूब पढ़ाई की और जीवन का आनंद भी लिया। उन्हें स्टैनफोर्ड की जो सबसे अच्छी बात लगी वह थी विभिन्न समाजों एवं संस्कृतियों से आए विद्यार्थियों को समझने का अवसर मिलना और प्रोफेसरों द्वारा विद्यार्थियों के सृजनात्मक कौशल को विकसित करने के लिए दिया गया प्रोत्साहन। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को पूरा करने से कुछ ही महीने पूर्व उनके पिता एम.एच. प्रेम जी का देहांत हो गया। समाचार मिलते ही प्रेम जी को तुरंत भारत आना पड़ा। आरंभ में अजीम प्रेम जी का पूर्वानुमान यह था कि शायद उन्हें उनके पिता के अंतिम संस्कार करने के पश्चात परिजनों का दुख बांटने के लिए बुलाया गया हो, परंतु इसका कारण उनके अनुमान से बिल्कुल ही अलग था। एम.एच. प्रेम जी की अंतिम इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात अजीम प्रेम जी विप्रो का पूरा कार्यभार संभालें। उनकी अचानक मृत्यु के बाद कुलबानो जो कंपनी के मामलों की देखभाल कर रही थी ने अजीम प्रेम जी को उनकी इच्छा से अवगत करा दिया और वे उन्हें कंपनी की जिम्मेदारियां देना चाहती थी। कॉलेजियर अजीम प्रेम जी को यह जानकर बड़ा ही धक्का लगा कि कानूनी तौर पर भी वे अभी तक परिपक्व नहीं हुए हैं और उन्हें आश्चर्य होने लगा कि यह आखिर वे इतनी बड़ी जिम्मेदारी को किस प्रकार निभा पाए और उनकी माताजी कुलबानो के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। उनका एक ही कहना था, अजीम ये तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा थी, इसलिए तुम्हें यह करना ही होगा। और हालात से अजीम बेचैन हो गए। वे किसी भी हालत में अपना इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पूरा करना ही चाहते थे और साथ ही में वे अपने पिता की आखिरी इच्छा के भी अनसुने नहीं करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने विप्रो की जिम्मेदारियां एवं नेतृत्व को आधे अधूरे मन से ही क्यों न हो स्वीकार कर लिया और उसे संभाल लिया। उनकी समझ में तो केवल यही था कि कंपनी को कहाँ और किस प्रकार से हम चला पाए और उन्हें उस कारोबार के बारे में भी किसी प्रकार का अनुभव भी नहीं था जिससे विप्रो काम कर रही थी। यह अजीम प्रेम जी द्वारा लिया गया एक भावनात्मक निर्णय था और जिसे वे एक आज्ञाकारी पुत्र के तौर से अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही कर रहे थे। परंतु सच तो यह भी था कि उनके पास उस परिस्थिति में कोई और विकल्प भी नहीं था। उनके पिता ने उन पर दृढ़ विश्वास व्यक्त किया था कि अजीम निश्चित ही तौर से कंपनी को संभालने में कामयाब रहेंगे और इसीलिए अब उन्हें अपनी खूबी को साबित भी करना पड़ा। कंपनी का प्रशासन यदि अजीम प्रेम जी ने इस उत्तरदायित्व से इनकार कर दिया होता तो पूरी कंपनी का प्रशासन, जो कि उनके पिताजी का एक स्वप्न था, किसी तीसरे पक्ष के ही हाथों में चला जाता और उनका प्रशासन किस प्रकार का होगा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वह प्रशासन कंपनी का भाग्योदय भी कर सकता था और कंपनी को बंद भी कर सकता था और यदि ऐसा हो गया तो अजीम जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे।
और वे ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना चाहते थे, इसलिए चाहे यह भावनात्मक हो या तर्कसंगत, वहाँ से लौटने का प्रश्न ही नहीं था। उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। कंपनी का अध्यक्ष बनने के बाद जब अजीम प्रेमजी ने अमलनेर की कंपनी में पहली बार प्रवेश किया तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें प्रत्येक चीज चौंकाने वाली पहली की तरह लग रही थी। उन्हें लगा कि उनकी आंखें बंद करके उन्हें किसी घनघोर जंगल में छोड़ दिया गया हो। कारखाना काफ़ी बड़ा था, अनेक मशीनें थी और प्रत्येक मशीन अलग अलग ढंग से काम कर रही थी। एक ही बार में विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण हो रहा था। अंत में उन उत्पादों का पैक करके बिक्री के लिए भेजा जा रहा था। वे स्वयं को कंपनी, मशीनों, उनके उत्पादों को और बिक्री के उपयुक्त नहीं समझ पा रहे थे। अपने पुत्र की दुविधा का अनुमान लगाते हुए माँ कुलबानू ने कंपनी को चलाने के लिए उन्हें कुछ बुनियादी गुर और तरीके बताए। उन्होंने कहा, अजीम, मैं स्वयं वनस्पति और वनस्पति तेल के निर्माण व बिक्री के बारे में कुछ नहीं जानती, परंतु तुम्हें कुछ मौलिक नैतिकताओं और अनुशासन के बारे में अवश्य बता सकती हूँ, जिनका हम सभी को अनुसरण करना ही चाहिए, चाहे वह कारोबार हो या व्यक्तिगत मामला। मैं यह नहीं कहना चाहती कि इससे तुम्हारे कारोबार के प्रशासन में किसी भी प्रकार का लाभ मिलेगा या नहीं। यदि तुम्हें किसी चीज पर विश्वास है तो लोगों की राय के बारे में मत सोचो, कभी हिचकिचाओ मत या इससे मुंह मत तोड़ो। अपने विश्वासों का हमेशा अनुकरण करो, चाहे कारोबार हो या व्यक्तिगत मामले। अपना वचन हमेशा पूरा करो। यदि तुम स्वयं अपने शब्दों की कदर नहीं करोगे तो दूसरे भी तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। कितनी बड़ी एवं उच्चतम बात उन्होंने कही। यदि तुम्हें किसी को पैसे देने हैं तो सही ढंग से उसका भुगतान करो। यदि किन्हीं कारणों से तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो कम से कम आंशिक रूप से उसका भुगतान अवश्य करो। बाद में तुम धीरे धीरे बाकी पैसों का भुगतान कर सकते हो, परंतु कभी भी लंबे समय तक कर्ज मत रोक के रखो। यद्यपि माताजी द्वारा दी गई यह सलाह अहम सलाह थी, परंतु अजीम प्रेमजी ने इसमें छिपे रहस्य को समझा। उन्होंने हमेशा यही चाहा कि उन्हें अपने कारोबार को पारदर्शी एवं ईमानदार तरीके से करना होगा। गलत तरीकों से धन कमाने के बजाय कारोबार छोड़ देना और खाली रहना बेहतर है। दोस्तों, इस लाइन को हम दोहराते हैं आप लोगों के लिए। उनका वाक्य कितना मार्मिक है देखिएगा। वो कहते हैं कि गलत तरीकों से धन कमाने के बजाय कारोबार छोड़ देना और खाली रहना बेहतर है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि कठिन कार्य का कोई शॉर्टकट नहीं होता और इस अनुभूति के बाद उन्होंने सही नियमों और ईमानदार मूल्यों की नींव के साथ कंपनी का निर्माण करना शुरू कर दिया। आरंभ में प्रेमजी स्वयं को एक बच्चे की तरह पा रहे थे जो तैरना नहीं जानता था, परंतु उसे पानी में फेंक दिया गया था। जिस व्यक्ति को पानी में फेंक दिया जाता है, भले ही वह तैरना न जाने, उसे हाथ पैर हिलाना ही होता है ताकि वह डूबे नहीं। और यही बात अजीम प्रेमजी ने अच्छी तरह जान ली और इसीलिए वे कभी डूबे नहीं। परंतु उन्हें हमेशा एक बात का शक बना ही रहता था कि दूरी और दिशा के ज्ञान के बिना वे कब तक तैरते रहेंगे। क्या इससे कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा? क्या इस तैरने भर की योग्यता के साथ वे किसी प्रकार का सुधार करने में सक्षम हो पाएंगे? उलझन को गंभीर बनाने के लिए अगल बगल के लोग उनके प्रकार की सलाह और गुर दिया करते थे, और अगर सच पूछा जाए तो ये सभी सिर्फ निराश करने वाली सलाहें थी। उन सभी ने कहा, इस व्यापार में ज़्यादा लोग के अवसर नहीं है, यदि है भी तो आप बिना पूर्व अनुभव के व्यापार को चला नहीं पाओगे। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम इसे छोड़ दो, अपना कीमती समय बचा लो। और धीरे धीरे यही राय सुझाव प्रेमजी काफ़ी तरह से तंग आने लगे। यह विस्मय होने लगा कि स्टैनफोर्ड में अपना अध्ययन छोड़कर एक पूर्णकालिक तेल का कारोबार करना क्या उचित निर्णय था। क्या वे इसमें सफल हो पाएंगे, और यदि सफल हो भी गए तो क्या ऐसा उन्हें करना पड़ेगा जिसकी ज़रूरत थी। और ऐसी विषम परिस्थिति में और निर्णय से उबरने के लिए एक नया पात्र ने उनकी ज़िंदगी में प्रवेश किया। जी नहीं, यह व्यक्ति अजीम प्रेमजी के मित्र के रूप में नहीं बल्कि एक खलनायक के रूप में आया।